हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज का वीडियो 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा है वस्तु की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो अवस्था वाली बात है, ये हमारे सामान्य व्यवहार, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। आपने किसी भी वस्तु की अपने दैनिक जीवन में दो ही अवस्थाएं देखी होंगी, या तो वो वस्तु स्थिर होगी या फिर वो वस्तु गति कर रही होगी। इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। तो बस वही चीज आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो ये जो स्थिर अवस्था और गति अवस्था वाली बात है, सुनने में तो आसान है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए स्थिर अवस्था किसे कहते हैं, तो फिर आप ऐसे सोचेंगे कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर अवस्था में है। मैं आपसे पूछूं बताइए गति अवस्था क्या है, तो आप कहेंगे जो वस्तु गति कर रही है उसकी अवस्था गति अवस्था है। ऐसे ही सोचेंगे ना। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, आप इसमें मुझको बताना कि यहां पर वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है। अब सुने बड़े ध्यान से मेरा क्वेश्चन। कोई व्यक्ति नाव में बैठा है, उसके साथ उसका मित्र वो भी उसके बगल में नाव में बैठ गया। अब नाव के किनारे पर उसके फ्रेंड्स ने अलविदा कहकर रवाना कर दिया। तो जो नाव है वो एक किनारे से बहती बहती दूसरे किनारे तक पहुंची जा रही है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर आप हैं और आपके दो फ्रेंड्स हैं। एक वो फ्रेंड है जो आपके बगल में नाव पर बैठा है, और दूसरा वो फ्रेंड है जिसने किनारे पर आपको छोड़ दिया था। तो आप ये बताएं कि आप जब नाव में बैठे हैं और नाव ने किनारे से बहना स्टार्ट कर दिया है, तो आप गति अवस्था में हैं या विराम अवस्था में है? हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत ऐसा सोचेंगे कि हाँ, नाव चल रही है, इसका मतलब हम गति अवस्था में हैं। लेकिन यदि आप कुछ देर सोचेंगे कि सर ने पूछा है, ऐसा तो नहीं, कहीं हमारा नाव में बैठने वाली बात हो रही है और हम तो बैठे ही हैं, तो विराम अवस्था तो नहीं है। हाँ, हो भी सकता है। तो आप विराम अवस्था बोलें इसको या गति अवस्था बोलें, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो श्योर होंगे कि नहीं, ये गति अवस्था ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये विराम अवस्था है। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। जब नाव गति कर रही है तो आप उस समय गति अवस्था में भी हैं। देखो, कुछ लोग खुश हो गए जो गति अवस्था कर रहे थे, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें विराम अवस्था में जो लोग सोच रहे थे वो भी सही सोच रहे हैं। तो अब अगर आप इसलिए खुश हो रहे थे कि आपने सही आंसर दिया है तो अच्छी बात है। अगर आप इसलिए खुश हो रहे थे कि मेरा सही हो गया, विराम वाले का गलत हो गया, तो विराम वाला आंसर भी सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे संभव है, एक ही समय पर एक ही वस्तु दो अवस्थाओं में कैसे हो सकती है? हम तो जिस चीज को जानते हैं उसके अनुसार एक समय पर वस्तु की एक ही अवस्था हो सकती है, या तो वस्तु स्थिर होगी या वस्तु गति कर रही होगी। तो फ्रेंड्स, यही बारीकी है इस टॉपिक में।
इसी को हमको समझना है। तो आप इसके लिए इतना समझ लें कि जब भी हम किसी वस्तु की अवस्था को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, तो आप किसी भी वस्तु की अवस्था को दर्शाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का सहारा जरूर लेते हैं। बगैर किसी वस्तु से तुलना किए आप किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गति अवस्था नहीं बता सकते हैं। देखो, ऐसे समझते हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने उस मित्र के सापेक्ष जो कि आपके बगल में बैठा है विराम अवस्था में है, तो बिल्कुल 100% बात सही है, क्योंकि आप और आपके मित्र ने जो एक दूसरे के पास बैठे हैं अपनी स्थिति तो बदली ही नहीं एक दूसरे के सापेक्ष। तो अगर आप अपनी स्थिति नहीं बदल रहे हैं तो ये तो विरामावस्था वाली बात हुई ना। लेकिन उसी समय आप जो आपका मित्र किनारे पर खड़ा है उसके लिए आप उससे दूर होते जा रहे हैं, समय के साथ आपकी स्थिति बदलती जा रही है। तो यदि आपकी स्थिति बदल रही है तो फिर आप स्थिर अवस्था में कैसे, फिर आप उस किनारे वाले मित्र के लिए कैसे हैं, गति अवस्था में। तो जब मैं आपके बगल में बैठे मित्र से आपकी तुलना करूंगा तो आप स्थिर अवस्था में कहलाएंगे, और जब उस किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति से आपकी तुलना करूंगा तो आप गति अवस्था में कहलाएंगे। तो यही इसमें सबसे बारीक बात है जो समझनी है कि किसी भी वस्तु की जो अवस्था है, चाहे वो स्थिर हो या गति, वो अवस्था निरपेक्ष नहीं होती है बल्कि किसी के सापेक्ष होती है। किसी से तुलना करके ही आप किसी वस्तु की अवस्था बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका एड्रेस बताओ, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जैसे मान लीजिए यदि कोई मंदिर आपके घर के पास है तो आप क्या बताएंगे? उस मंदिर के पास। या आप स्टेशन के पास रहते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास। या आप यदि पोस्ट ऑफिस के पास रहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के पास। यदि आपके पास कोई किराने की दुकान है तो आप बोल देंगे फलाने फलाने। ये जो फलाना फलाना शब्द है ना, बहुत फेमस शब्द है, अननोन पर्सन को फलाना फलाना कह देते हैं तो आप कह देंगे कि उस किराने वाले के पास। तो अब मैंने पूछा क्या था? आपके घर का एड्रेस, और आपने मुझको मंदिर भी बताया, रेलवे स्टेशन भी बताया, पोस्ट ऑफिस बताया, किराने की दुकान बताई, जबकि ये तो मैंने पूछा ही नहीं थे। तो ये सब क्या है? ये सब वो रेफरेंस पॉइंट है जिससे तुलना करके आप अपने घर का एड्रेस, अपने घर की स्थिति बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति देखेंगे, अवस्था देखेंगे, तो हमको किसी दूसरी वस्तु से तुलना करनी पड़ेगी। तो यही चीज आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी वस्तु की अवस्था ज्ञात करते हैं तो वो किसी के सापेक्ष होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले देखेंगे हम स्थिर अवस्था या विराम अवस्था की। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, ये अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे आपका घर और आपके पड़ोसी का घर, जब आप घर से निकलकर स्कूल जाते हैं, जब भी वो दोनों घर वहीं होते हैं, जब आप लौट कर आते हैं, समय तो निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो दोनों घर तो वहीं रहते हैं ना। तो उनने समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदली, मतलब वो दोनों ही घर कैसे हैं? विराम अवस्था में है। अब फिजिक्स वाला एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलती हुई ट्रेन के अंदर, देखिए इस वाले एग्जाम्पल्स को फिजिक्स की दृष्टि से समझिए। चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठे यात्री
एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होते हैं। अब ट्रेन चल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर बैठे जितने भी यात्री हैं वो सब भी गति कर रहे हैं, लेकिन यहां तुलना करने वाली बात है। तो जब आप चलती ट्रेन के अंदर का सीन देखें तो उस डिब्बे, उस कंपार्टमेंट में जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं और एक दूसरे के सापेक्ष अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं। तो एक दूसरे के सापेक्ष वो सब कैसे हैं? विराम अवस्था में है ना मजेदार केस। चलिए अब गति अवस्था को समझते हैं। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो गति अवस्था में कहलाती है। अब इसी एग्जाम्पल से हम गति अवस्था को समझें। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा समझिए कि आप ट्रेन से कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं। आपके परिवार के कुछ सदस्य आपको स्टेशन पर छोड़ने आए हैं। आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, वो आपको बाय और देखते रहते हैं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप ट्रेन के अंदर पहुंच गए हैं, आपके परिवार वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप नहीं चल रहे हैं लेकिन ट्रेन चल रही है और ट्रेन के चलने के कारण आप भी धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्लेटफॉर्म पर खड़े आपके परिवार वाले सदस्य हैं उनके सापेक्ष आपकी स्थिति बदलती जा रही है, आप उनसे दूर होते जा रहे हैं और थोड़े ही समय पश्चात ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है, आप भी वहां से निकल जाते हैं। तो आप उस समय गति अवस्था में हुए या स्थिर? आप उन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए आपके परिवार वालों के लिए गति अवस्था में है। तो यही एग्जाम्पल मैंने लिया है कि चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठे यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों के सापेक्ष गति अवस्था में होते हैं। तो अब फ्रेंड्स, दोनों एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करें। यदि मैं उसी चलती ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों के सापेक्ष एक दूसरे की स्थिति को देखता हूं तो वो सब एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं? स्थिर अवस्था में। लेकिन यदि मैं उन्हीं अंदर बैठे यात्रियों की स्थिति उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए यात्रियों के सापेक्ष देखता हूं तो चूंकि ट्रेन गति कर रही है तो वो सारे यात्री भी गति कर रहे हैं, मतलब उनकी अवस्था गति अवस्था में है। तो है ना बात मजेदार कि वही यात्री दो अलग अलग जब हमने स्थितियां बनाई तो वो एक ही यात्री एक ही समय पर गति अवस्था में भी है और स्थिर अवस्था में भी है। तो ऐसे ही वो जो नाव वाला उदाहरण है, उस नाव वाले एग्जाम्पल में एक ही समय पर आप उस किनारे पर खड़े आपके मित्र के लिए गति अवस्था में हैं और आपके बगल में बैठे मित्र के लिए स्थिर अवस्था में। तो आप जिनसे तुलना करते हैं और अपनी गति या स्थिति को समझ पाते हैं, वो तंत्र, वो वस्तु जिनके सापेक्ष हम तुलना करते हैं वो क्या कहलाती हैं? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि हमने किसका रेफरेंस दिया? पुराने उदाहरण में मैंने आपके घर का एड्रेस जानने के लिए मंदिर का रेफरेंस लिया, रेलवे स्टेशन का रेफरेंस लिया, पोस्ट ऑफिस का रेफरेंस लिया, या जब मैंने आपको यहाँ पर गति अवस्था समझाई तो फिर मैंने उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए यात्रियों का रेफरेंस लिया। जब स्थिर अवस्था समझाई तो उस कंपार्टमेंट के अंदर बैठे यात्रियों का रेफरेंस लिया। तो जिनका रेफरेंस हम ले रहे हैं वो वस्तु या वो तंत्र क्या कहलाते हैं? निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है। वह वस्तु अथवा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। अब व्यवहार में, गणित में
आम फिजिक्स में भी हम कई जगह देखेंगे। आपने सबसे ज्यादा जिस निर्देश तंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। अब ये क्या होता है, जिसमें अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। आपने गणित में जब ग्राफ बनाए होंगे तो उन ग्राफ पर किसी बिंदु की स्थिति जब लिखी होगी तो एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष लिखी होगी ना, कि एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, खिसकाओ, यहाँ आगे बढ़ाओ, वहां पीछे करो। तो ये सबसे फेमस तंत्र है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हम करते हैं। तो ये भी क्या है, एक निर्देश तंत्र। तो फ्रेंड्स, आप आज के इस वीडियो में ये समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी वस्तु की अवस्था की बात करेंगे तो वो दो अवस्थाएं, स्थिर अवस्था और गति अवस्था होती हैं, लेकिन ये दोनों ही निरपेक्ष नहीं होती, ये किसी के सापेक्ष होती हैं, और जिसके सापेक्ष हैं उसी तंत्र का नाम है निर्देश तंत्र। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अपने स्वयं के नोट्स से अच्छा कोई स्टडी मटेरियल नहीं होता है। और आपके फ्रेंड्स को भी आप प्रेरित करें कि वो भी आपके साथ पढ़ें, या आप उन्हें ये सारे टॉपिक्स समझाएं, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में क्या करना चाहिए, घर पर ही स्टडी करना चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। नमस्कार।